भाई जो हजरात घर बैठे हैं आया फिर सेट पास पेपर का क्वेश्चन 3 पढ़ लें, इनको तो मैंने पढ़ने का टाइम दे दिया था। ये और बात है कि इन लोगों ने इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया। टेस्ट का सवाल बड़ा जबरदस्त था। ओए होए होए होए, किए दिए टेस्ट, तो उसकी भी डिस्कशन करनी पड़ेगी। ड्रेग लिमिटेड, a listed company have 7 components, 7 कंपोनेंट्स उसने क्लेम किया। अभी इनको ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहा, उसने क्या किया, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, 7। ये पेज नंबर 574 से अगला सवाल है। The following information is available about the components. External, internal, total profit, assets, additional information. Operating results of all of the above components are reviewed by CODM. बस CEO फिर CODM होगा। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स इसके रिव्यू किए जाते हैं। चुप कराए ना उनको जब क्लास हो रही है। ऑपरेटिंग रिजल्ट CODM इसको रिव्यू करता है और और आ रहे हैं पीछे अभी। अब देखें इधर लेटाने पे, ये कंपनी क्या है, इसलिए इस पे ये स्टैंडर्ड लगेगा। पहले इधर देखें ना, पहले ये इनको कहीं इधर देखें, पहले मेन बात समझ लें फिर आगे निकल। किसके कितने कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट लफ्ज नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है, कंपोनेंट्स। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंपोनेंट्स आर रिव्यूड बाय CODM। उसका ख्याल है कि all need to be reported separately। उसका ख्याल है 37.1 में A B C D E F G सारे आने चाहिए, उसका ख्याल है। ये असल में सवाल पूरे में मेन लाइन थी। He is of the view that all components need to be presented separately। कहां पे, ऑब्वियसली 37.1 में और फिर आगे रिक्वायर्ड, कीपिंग इन व्यू द CEO's पॉइंट ऑफ व्यू। उसके ख्याल को सामने रखते हुए डिस्कस कर दें। तो डिस्कशन का सवाल था कि क्या इनको सेपरेटली आना चाहिए या नहीं नोट में। तो कंपोनेंट A and G exhibit similar long-term financial performance because they have similar economic characteristics, while other components do not have similar economic characteristics। तो पहला काम क्या करें, कंपोनेंट A and G exhibit similar long-term financial performance। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेगमेंट्स ये कर रहे हो तो उनको क्या कर दिया जाए, एग्रीगेट कर दिया जाए। अब कंपोनेंट F earns revenue that are only हादसाती। Component A earns revenue that is only हादसाती। Not every part of an entity is an operating segment or a part of an operating segment. For example, a head office may not earn revenue or may earn revenue that is only हादसाती। To the activities of DL and support C and D। थोड़ा अजीब सी बात कर दी उसने, ये शायद F जो है ना C और D के लिए हेड ऑफिस टाइप बना हुआ है, ये कह सकता हूं मैं। F एक छोटा सा हेड ऑफिस है और किसके लिए हेड ऑफिस है, C और D के लिए। C और D के लिए ये एक हेड ऑफिस टाइप बना हुआ है। बड़ी कोशिश की इसने हेड ऑफिस बनने की C और D के लिए। अच्छा, वर्किंग 1 में क्या जाते हैं, वर्किंग 1 में क्या जाते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। हेड ऑफिस नहीं जाता। ये आप लोग ऐसे ना किया करें ना, ये देखें, ये मैंने इस दिन आपको करवाया था पेज 554। मैंने तो ऐसे बताया था ना कि बेकरी और रेस्टोरेंट वर्किंग 1 में चला जाएगा, लैपटॉप और मोबाइल वर्किंग 2 में। अब ये छोटी सी बात बताई होती है, वो पेपर में कॉन्सेप्ट बन के टेस्ट कर लेता है। अब वो साथ साथ आप लोगों ने देखा नहीं होता। तो बेकरी एंड रेस्टोरेंट को एग्रीगेट किया था,
लैपटॉप मोबाइल को एग्रीगेट किया था, फर्नीचर को किया था, और हेड ऑफिस को देखें वर्किंग 1 में डाला ही नहीं था, और बार बार बोला था ये वर्किंग करते हुए कि हेड ऑफिस को एंड पे रिकंसाइलिंग आइटम में डालना है 37.2 में, इसलिए वर्किंग 1 से रूट नहीं कराना। तो ये बात तो आपसे बड़ी डिटेल से हुई भी है कि वर्किंग 1 में सिर्फ क्या जाते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट। अभी आ रहे हैं कोई पीछे से लोग? नो। आपको कैसे पता है? पूरी क्लास का डाटा है आपके पास? नो। दिल को दिल से रारू नहीं होती, आजकल वो दिल नहीं रहे। पॉज करो। अच्छा हाँ चलें, शुक्र है याद करा दिया, पूरी रिकॉर्डिंग ही समझ नहीं। तो भाई वर्किंग 1 में अब मैं डिस्कस कर रहा था क्या जाएंगे, वर्किंग 1 में सिर्फ जाएंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट। वर्किंग 1 में क्या जाएंगे? ऑपरेटिंग सेगमेंट। पॉइंट 2 की बेस पे मुझे पता चल गया है कि तुम और तुम पराचा हो, बाकी गुज्जर हैं, बड़ाएच हैं, वो अलग अलग हैं, ये दोनों पराचे हैं। एग्जिबिट सिमिलर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सारे पराचे एक जैसे होते हैं। और कंपोनेंट एफ हेड ऑफिस टाइप है फॉर सीएनडी। ये वर्किंग 1 में नहीं जाना, मैं क्रॉस इसको इसलिए नहीं करा कि मैं वर्किंग 1 में नहीं लेके जाना, और इनको वर्किंग 1 में आ और जा करके लेके जाने, ए और जी इकट्ठे करके लेके जाने। तो वर्किंग 1 ए एन जी बी सी डी ई बी सी डी ई टी। एक्सटर्नल सेल पेपर में तो आप लोगों ने जमा करके लिखनी है, लेकिन अभी मुझे कैलकुलेटर के ऊपर ही बता दें। एक्सटर्नल सेल 2600 जमा 125, कैलकुलेटर के बगैर बताएं 2600 जमा 125 प्लीज। हाँ जी, ना 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 प्लीज यार, आप वर्किंग 1 2 ना करें, मैं बस थ्योरी आपको लिखवानी है इसकी। वर्किंग 1 2 अगर आप कर रहे हैं तो आपकी शान नहीं है, ये आसान सी कैलकुलेशन होती है। वर्किंग 1 2 करनी किसी ये और बात है, ये आपको पता चले ना चले ये मुझे नहीं पता। वर्किंग 1 बस अब पता चल गया तो आप मुझे करने दें बस। जी बोलें। 2725 इंटरनल सेल 200 किस किस की? और क्या आता होता है? प्रॉफिट। ए और जी के जरा मुझे बता दें, ए और जी के, ए और जी नेगेटिव 287। और क्या आता होता है? एसेट्स 850। बाकी प्लीज वो मुझे लिखवा दें, आप लोग ना करें। बी के एफ क्यों नहीं उठाया? वो इंसिडेंटल रेवेन्यू का मारा है। ए और जी को इकट्ठा क्यों कर दिया है? सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जी एक्सटर्नल सेल नहीं है, इंटरनल सेल। अच्छा कोई सेगमेंट ऐसा भी हो सकता है जो खाली इंटरनल सेल करे, कोई मसला नहीं है। आगे चलें। 40 ना 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 नोट ना करें, आगे चलें। सी 5 155। अच्छा आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं या फिर ऐसे से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, किताब पे देखिए, इस तरह करें सारे। एक्सटर्नल सेल एक्सटर्नल, हाँ जो सुनो जो मर्जी है बोलो जो मर्जी। 113 इंटरनल सेल। जी आगे। 61
3 आगे मैं देख रहा हूं कुछ लोग नहीं देख रहे नीचे बुक की तरफ। एक्सटर्नल सेल 575 69 नहीं सवाल वाले टोटल यूज नहीं हो सकते, उसने पता नहीं क्या क्या चीजें डाली हुई हैं। 6491 7363 चले आओ, उन्होंने भी बुलाओ, टोटल कराओ 91 1910 जी। टोटल सेल का लेते हैं ना इधर, टोटल सेल का कितने %? वैसे ही बता दें मुझे डायरेक्ट कितना आ रहा है। 736 और नजर आ रहे हैं वो देखिए 912 और 533। 10% ऑफ प्रॉफिट्स और 10% ऑफ एसेट्स नजर आ रहे हैं 191। अभी तक देखें 736 है ना, ए एंड जी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए एंड जी सी एंड डी 91.2 साइन इग्नोर करें, ए एंड जी सी और डी। जी आगे अभी बैठ जाओ, कितना था 191 था, ए एंड जी एंड डी। So CEO's point of view is not correct because A and G and C and D only needs to be reported separately. However, the remaining will be combined in all other. सारी अंग्रेजी भी लिखेंगे हम, सारे लिखेंगे। Working number 3, 75% external sale test. G, A and G 2725, C 1600, D 1550। 2725 15 ना ये बोंगी नहीं मारनी। आप लोगों को याद होगा यहां पे नीला मार्कर था और यहां पे लाल, डिवाइडेड बाय 6450। ओह 90, सो नो अदर सेगमेंट नीड्स टू बी रिपोर्टेड। ठीक है, तस्वीर किसने खींचनी है तो खींच ले, ये वर्किंग 1 की, फिर 2 और 3 की। बाकी तो किताब में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही भी होगी। लो जी, घर बता के आया करें कि लेट आना है।
इस्लाम बस 3 सवा 3 तक मैं निकलूंगा। चलो अच्छा जी, अब असल में ई एंड जी सी और डी आइडेंटिफाई हो गए हैं, ठीक है। तो इनको मैं जरा यहां पे ले रहा हूं। आठ के नंबर आपने लेने हैं, तो कोई बंदा जरा ट्राई करे कि जी मैं शुरू करता हूं डिस्कशन। कोई शुरू कर दे, मैं रिपीट कर दूंगा। अब डिस्कशन शुरू कर दें कि जी वो कह रहा है कि आप सबको सेपरेटली रिपोर्ट करो और आप कह रहे हो कि नहीं, मैंने सेपरेटली रिपोर्ट नहीं करना। हाँ जी, करें शुरू, कुछ डिस्कस करना। क्या भाई कह रहे हैं ए एंड जी सी एंड डी नीड्स टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली while all other components B and E वो B and A G C D, तो B और E बचे ना, while B and E needs to be shown in reconciliation। भाई का ये जवाब है जी। और कोई शुरू करें, 8 नंबर लेने हैं जी। हाँ पहले तो ए एंड जी की बात करें ना, कि ए एंड जी तुमने अलग शो किए हैं, तो उनको मैंने क्यों इकट्ठा किया है, फिर उसके बाद जो है वो अगली बात शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करें, लिखें, सवाल से उठाएं अंग्रेजी। तो सोशल स्टडीज की टीचर वाली बात, सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है। कंपोनेंट्स ए एंड जी, सॉल्यूशन एग्जाम लेवल का, कंपोनेंट्स ए एंड जी एग्जिबिट। अच्छा आई के अपने अब सीईओ के व्यू को ना पहले लाइन में लिख दिया, कॉन्ट्रेरी टू सीईओ व्यू हम ये करेंगे, तो हम उसको आखिरी लाइन में लिख देंगे। हम अपना व्यू बता के कहेंगे तो सीईओ ये कह रहा था, लेकिन हमारा व्यू एज डिस्कस्ड अबव है। जिस तरह मर्जी कर लें, ऊपर सीईओ को निगेट करके नीचे सारी बहस कर दें, या अपनी बहस करने के बाद एंड पे सीईओ को निगेट कर दें, करना तो उसको फारग है हमने। अच्छा, तो कंपोनेंट ए एंड जी एग्जिबिट सिमिलर long term performance and economic characteristics, therefore they will be aggregated आगे फिक्रा बोलें, दे विल बी एग्रीगेटेड। गलत बात, प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड तो तब पता चलेगा जब 10% टेस्ट लगेगा। 10% टेस्ट लगेगा फिर प्रेजेंटेड पता चलेगा। प्रेजेंटेड लफ्ज बोल दिया भाई ने। आप जवाब बताएं। एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट, एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेटिंग। अब इनको ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाएं। अब फिक्रे के पता नहीं रिदम रहा है नहीं रहा, मैं वो बात करके बीच में। अब एंड विल बी कंसिडर्ड बन गया रिदम, एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। वो 5 क्राइटेरिया तो नहीं अब लिखो बहुत ही ज्यादा, वो बस उसने मेन चीज बेसिक बता दी है। एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। As far as component F is concerned,
इट इज, लिखे ना, इट इज ओनली अर्निंग इंसिडेंटल रेवेन्यू, सो हाइब्रिड बॉयज लिख लो ना यार, सो इट विल, आप ही को कह रहा हूं, नॉट बी कंसिडर्ड एज, बोले, हाँ, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। बेस्ड ऑन द वर्किंग्स गिवन बिलो, अब वो वर्किंग्स तो आप लोगों ने कर ली है ना अगले सफे पे, वर्किंग 1 और 2, अब बात पढ़ाने की कोशिश करें। बेस्ड ऑन द वर्किंग्स गिवन बिलो, out of 5 operating segments, based on the workings given below, out of 5 operating segments, 5 बताएं कौन से हैं, that is A and G, comma B, comma C, comma D, comma E. Out of 5 operating segments, that is A and B, comma A and G, comma B, comma C, comma D, comma E, या and E आखिर में जो भी, out of 5 operating segments, only 3 operating segments needs या need पता नहीं, जब अंग्रेजी साड़ी फर्क है, only 3 operating segment needs होना चाहिए मेरे ख्याल से, only 3 operating segment needs to be reported। असल में सवाल उसका ये है कि सेपरेटली, जो CEO ने लफ्ज़ यूज किया हुआ है, only 3 operating segments needs to be reported separately या presented separately। अपने समझने के लिए ब्रैकेट में इन नोट 37.1, ताकि याद रहे कहां पे प्रेजेंट करना है, घर जाके पता चले प्रेजेंट करना ही नहीं याद कहां होता है। इन नोट 37.1, नोट तो नहीं बनाना ना हमने, तो शायद ऐसे सवालों में वो लिखता भी होता है नोट नहीं बनाना, लिखा हुआ इसमें, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ नोट इज नॉट रिक्वायर्ड, एहतियातन बता देता होता है कि कहते दीवानों को पता नहीं नोट बना के चेक करेंगे, नोट भी ऐसे ही बनेगा। अब लिखें, मैं बताता हूं, A and G pass all the 10% test, therefore it will be reported separately। ये सारा लिखना पड़ेगा, वो जो पास पेपर के क्वेश्चन 1 के होमवर्क में लाइनें लिख के आए थे आप लोग, वो जो मैंने पहले क्लास में पहले लेक्चर में लाइनें लिखवाई थी, वजह बताएं क्यों रिपोर्टेबल है। लिखें A and G, नहीं, अभी A and G will be reported separately because it passes the 10% total sale, %10 profit and 10% asset test। C will be reported separately because it passes the 10%। अभी व्हाइट बोर्ड की तरह देखें, मैं कुछ और कर रहा हूं, मतलब देख लें जो मैं कर रहा हूं वो भी देख लें, देखना है तो कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा। तो 10%, इट पासेस द 10%, बोलें टोटल सेल एंड प्रॉफिट्स टेस्ट। और आगे नहीं भाई, ये जुल्म ना करो यार, ये पता नहीं कहां से ये फाइल मैंने आपको भेजी थी, आप पता नहीं कौन सी फाइलें ले रहे हो, मैंने जो आपको फाइल भेजी थी वो लो, ये देखो, हाँ जी, और आखिर में लिखें, ये देखो ये लाइन लगी हुई है, ये कॉमा, इतने डब्बे तो बने नहीं, पता नहीं कहां से आपने ये उठाए हैं सवाल। एक फाइल मैंने आपको भेजी थी फाइनल संडे को,
2:50 वो वाली फाइल। अच्छा और आखिर तो लिख लेना खुद ही। एंड सी पूरा हो गया ना, 10% टोटल सेल एंड प्रॉफिट टेस्ट, एंड डी विल बी रिपोर्टेड बिकॉज इट passes all the test जान दो एज फॉर ए एंड जी, जिस तरह ए जी के सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, बट थोड़े एक लाइन यहां लिख दें जरा, फिर हमने जो नॉट रिपोर्टेड है उन पे बहस शुरू करनी है। एक लाइन यहां लिख दें, वो जरा बता दें। No further segments need to be reported because A and G, C and D's external sale is already covering 91% sale of business। तो इस वजह से उसे बता दें मैं बी और ई को सेपरेटली रिपोर्ट नहीं कर रहा। बी और ई का लफ्ज अभी लिखना है लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। बी और ई के लफ्ज के बगैर ही मैं लिखवा रहा हूं आपको। नो अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली बोलें बिकॉज एक्सटर्नल सेल ऑफ इतनी लंबी कहानियां तो हम भी छोड़ आते फिर पेपर में, पहले था ना था। एक्सटर्नल सेल ऑफ ए एंड जी comma C comma D is already covering 91% external sale of business। हो गया? अच्छा जी, आगे चलें। अभी जनरल सी लाइन लिखें दोनों के लिए, अलग अलग शो मारनी है, अलग अलग शो मार दें कि बी एंड डी नीड्स नॉट बी रिपोर्टेड सेपरेटली बिकॉज इट डज नॉट पास एनी ऑफ द 10% टेस्ट। बी एंड ई नीड्स नॉट रिपोर्टेड सेपरेटली बताएं, मुझे बता दें। बिकॉज none of the 10%, they are not passing, they are not passing any of the 10% test। So these may be combined, these will be combined in all other segments rather than reported separately। These will be combined in all other segments। थोड़ा सा लिखने, अब लिखने फर्दर कंपोनेंट एफ इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट एट ऑल। फर्दर सेगमेंट कौन सा था वो? एफ इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट एट ऑल। बल ऊपर लिख दी है, सही कह रहे हैं आप, एंड में भी लिख दें बिकॉज हाँ ठीक है, चलें फिक्रा पूरा करें, होते कोई नई चीज बीच में आ जाए इनमें। तो इन्होंने ऑपरेटिंग सेगमेंट एट ऑल, देयरफॉर instead of reporting separately it will be shown in reconciliation, it will be shown as a reconciling item, it will be shown as a reconciling item while preparing reconciliations। ये नई लाइन बन गई। it will be shown as a reconciling item
उसमें जो अदर एडजस्टमेंट्स होती हैं वही डालते थे ना, इट विल शोन एज रिकॉन्साइलिंग आइटम, ब्रैकेट में लिख लें अदर एडजस्टमेंट्स में जो डालते थे व्हाइल प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलिएशन। अब जो सवाल की रिक्वायरमेंट है जरा वो भी एड्रेस कर लें। सो CEO's पॉइंट ऑफ व्यू regarding presenting all components separately is not correct. So अब ये सवाल से उठाना है। So CEO's point of view regarding presenting all components separately, ये फिक्रा यहीं से उठा रहा हूं मैं स्काई ब्लू से। So CEO's point of view regarding, इधर से फिक्रा उठाएं, regarding presenting या रिपोर्टिंग जो मर्जी कर लें, प्रेजेंटिंग रिपोर्टिंग स्लैश regarding presenting all components separately is not correct. अब आगे रोब ना डालिएगा, and the segments which need to be reported separately are already discussed by me above, man. You can watch above. तो थोड़ा सा जरा कंपेयर कर लें आईकैप के जवाब से, शायद अजीब सा कोई जवाब हो थोड़ी सी जगहों पे। अगर कुछ उसमें चीज़ हमें अच्छी लगी तो हम डाल देंगे। बाकी थ्योरी के सवाल में जाहिर बात है कोई एक सी जवाब लिखेगा कुछ और होगा, दूसरा लिखेगा कुछ और होगा। इसमें से कोई अच्छी चीज़ निकली तो हम लेंगे, ये नहीं कि अब मैंने आपको लिखवा दिया तो यही सोल्यूशन है। इसमें कोई अच्छी चीज़ निकली तो हम अपने सोल्यूशन में ऐड कर लेंगे। Contrary to CEO's point of view, DL's components should be presented in note of operating segments in the following manner. A and G may be presented as in because they have similar economic and when combined meet all of the quantitative. हमने ये दो लाइन लिखी हैं लेकिन अलग अलग जगह लिखी हैं। ये लाइन पहले लिखी है फिर बाद वाली अलग में लिखी है। C will be presented as a separate segment because its loss is greater than 91.2. Further, its revenue is also greater than 736.3. अब इतनी डिस्कशन में आईकैप को जाने की जरूरत नहीं थी। जब वो वर्किंग का रेफरेंस हमने दे दिया एज वर्कड आउट बिलो, तो ये लाइनें लिखने की जरूरत नहीं थी उसको। तो उसने ये बता दिया कि 10% टेस्ट की वजह से ये है। डी विल बी प्रेजेंटेड एज सेपरेट बिकॉज इट मीट्स ऑल द थ्रेशोल्ड। तो ई एंड जी भी सारे थ्रेशोल्ड मीट करें और डी भी सारे थ्रेशोल्ड मीट करें। अब अगर तुमने फिगर्स का कंपेयर करना था तो यहाँ और यहाँ भी फिर करते ना, तो यहाँ पे दो चीजें भी बढ़ गई तो काफी है, तो एक भी बढ़ जाए तो काफी होती है, ये बराबर भी आ जाए तो काफी होती है। कंपोनेंट्स बी, ई एंड एफ, अब इसको ये नहीं लिखना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट सी राय है आईकैप की। आईकैप कहते हैं एफ को भी ऑल अदर में डाल दो, मेरा नहीं ख्याल वैसे मुनासिब है। बहरहाल आईकैप को इस अटेम्प्ट में फीडबैक दिया था, उन्होंने कहा था ठीक है अगर आप एफ को ऑल अदर में नहीं डालना चाहते तो आप रिकंसिलिएशन में डाल दें, लेकिन आईकैप ने सोल्यूशन ऐसे किया हुआ था। भाई इसकी तस्वीर खींच दो, इसको यहाँ से हम अपना सोल्यूशन ही बेहतर कर लेते हैं। आईकैप ने कहा था कि ठीक है अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हो, हेड ऑफिस टाइप ट्रीट करना चाहते हो तो कर लो। कंपोनेंट बी एंड एफ विल बी सेपरेटली ऑल अदर सेगमेंट्स, लेकिन मैंने आपको कहा बी एंड ई को डालें सिर्फ। मोर देन 75 बिकॉज ये बी एंड एफ फारक करो, बिकॉज more than 75 that is 91% of revenue is already reported by, so no additional segment need to be. Segment B is an operating segment but fails to meet the quantitative threshold. इन दोनों को हमने इकट्ठा लिखा है। segment E is an operating segment but fails to meet the, अब F के, अब क्योंकि ICAP उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट टाइप समझ रहा है, F को जो नहीं समझना चाहिए उसको मना था उसने कि ठीक है दूसरा जो आप लोग कह रहे हैं वो भी ठीक है। सेगमेंट F डिस्पाइट हैविंग एसेट्स ऑफ 300 million which are greater than 191 असल में ये है और इसके फिर पता नहीं कितने थे 191 और इसके थे एसेट्स। हालांकि इसके एसेट्स जो हेड ऑफिस टाइप चीजें हैं ये वर्किंग वन में जाती ही नहीं, ये 10% वाले चक्रों से गुजारने की जरूरत है। हेड ऑफिस को कहां 10% के चक्रों से गुजारते हैं, छोड़ें इस बहस को, लीव इट। अब कभी एक दफा कुछ कर दे वो तो हम क्या करें इसको। ओके बस ये सवाल कराना था। अब फिर मेरे प्लान में तो यही था। पास पेपर का क्वेश्चन 12 जरा पास पेपर क्वेश्चन 20 निकालें IAS 12 का, तो जरा मैं आपको दिखा दूं। निहायत ही पता है गलती से आईकैप से सवाल एक बन गया और उसने डाल दिया, बनाने वाला भी बंदा बाद में रो रहा होगा यार ये तो सारे इसी वजह से पास हो गए। पास पेपर क्वेश्चन 20 आया था, ये पता नहीं अभी पिछले से पिछले साल का, वो गलती से मार्च 2024 वालों को हलवा डाल के दे दिया था उसने। इसमें कोई एडजस्टमेंट अगर डिस्कस करने वाली है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सवाल सिर्फ पढ़ रहा हूँ, फिर आपको जल्दी फारिग भी करना है। हैंडसम लिमिट में ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना यह है वहाँ कैसा रहा।
तो शीशे के सामने ज़्यादा खड़े ना हुआ करें, और खड़े होकर भी यही दुआ किया करें, अल्लाह जिस तरह मेरी शक्ल अच्छी बनाई मेरे अखलाक भी अच्छे बना। शक्ल अच्छी होना मकसूद नहीं है। इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ऐसे ही करता होगा, हम तो लगे हुए हैं, अल्लाह करे ये चीज़ें हमें नसीब हो जाएं। हैंडसम लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल। अच्छा, ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को बुजुर्ग ना समझिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर फॉर डिस्क्लोजर्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, बाकी वो ये सवाल ये तो मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है। नेट डेफर्ड टैक्स एसेट दिया, रिवर्स वर्किंग करके आपने इसको निकाल लेना था। तो इसका मुझे बता दें कि कैसे हुआ होगा। ये क्या होगा, डी टी एल, और ये क्या होगा, डी टी ए। जरा डिवाइड करें 54 के अनयूज लॉस को 30% से, मल्टीप्लाइड बाय 100, 180। तो कितने लॉस के ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया होगा, 180। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बाकी 42 तो 42 की बेस पे तो क्या निकलना था, 42 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 140 तो क्या था, डिफ, और डीटीएल के बाप का नाम टीटीडी। तो वो जो हम शुरू करते होते थे, सवाल में एक लाइन मिसिंग होती थी, ओपनिंग बीवी एक्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सीड द टैक्स बीवी बाय 1। तो ये लाइन एक सवाल में निकाल के एसेट अकाउंट बनाने शुरू करने थे। ये तो याद है ना बातें, ये पास क्वेश्चन 10 में भी हुआ हुआ, कई सवालों में हुआ, 2 सवालों में तो हमने भी किया था क्लास के अंदर, नहीं याद आ रहा। तो ये तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 466 मिलियन। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 116। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 50 वाज आल्सो रिकॉर्डेड इन P&L, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। भाई इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते तो इट डजंट मीन, पास पेपर क्वेश्चन 12 में बताया था, इट डजंट मीन कि ये परमानेंट डिफरेंस है। कोई नहीं, अकाउंटिंग वाले इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, टैक्स वाले डिफरेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो जल्दी से बता दें, 50 को करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करना है, ऐड बैक करना है, वेल डन। और 50 को अकाउंटिंग वालों के टी अकाउंट में कहां लेके जाने, पीपी वाले डेप्रिसिएशन के साथ। तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे और इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस करेंगे, टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये तो पता है ना आपको कि, और टैक्स वाले इस लॉस को माइनस नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एचएल सोल्ड अ मशीन जिसकी बीवी एक्सीड कर रही है इससे, तो कैश को मैंने कहा था इसे 0 ले लिया करें, कैश तो दोनों की सूरत में बराबर आया। एज इट इज पास पेपर क्वेश्चन 10 उठा के उसने डाल दिया था। पास पेपर क्वेश्चन 10 की अभी तक सारी एडजस्टमेंट चल रही हैं, एक पास पेपर क्वेश्चन 12 से उठाई है। ये रिवाइज कर लेते हैं, ये बड़ा अच्छा है। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन। ये कौन सी फिगर है, एक्सेलेंट, P&L कौन बोला है फौरन जी, वेल डन, P&L की फिगर है, जिसमें से 15 मिलियन हमारे साल के एंड पे अभी तक पेएबल है। लो जी, कर लो गालते फाड़ लो कानते मार लो चपेड़, रिसीवेबल है, जो हमारे साल के एंड पे। एक फाइनेंस एक्ट हमारे साल ही लग गया है जिसने बताया कि इंटरेस्ट इनकम पहले तो माफ थी, लेकिन अगले साल से टैक्सेबल है। अगले साल से किस बेस पे, रिसीट बेस पे। तो ये एडजस्टमेंट करते हैं, जरा मजा आएगा। बताएं कैसे करेंगे, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट, बोलें जी। इसका नाम इंटरेस्ट इनकम, P&L 60, क्लोजिंग रिसीवेबल 15, कैश 45। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये इंटरेस्ट इनकम कैसे टैक्सेबल है, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट इन करंट टैक्स वर्किंग। छोटी सी, आप लोग भी बेशक अभी मैं टाइम दे दूंगा, छोटी सी क्या करेंगे, करंट टैक्स वर्किंग। करंट टैक्स वर्किंग क्या उल्टाएंगे, एक्सेलेंट, रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश, रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। सबर, लेकिन एक चीज शायद आपको याद हो, मैंने बताया हो कि इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर कैश का अलग रेट है ना तो उसको नीचे ले जाएं।
कैश का अलग रेट है तो उसको नीचे ले जाएं। याद है? याद आ रहे हैं? वरना तो 45 आपने ऐड कर दिया ना, अब ऐड कर दिया तो इस पे 30% लग जाना है, फिर 30% तो जनरल रेट है। याद आ रहा है? अब मैंने एक क्लास में करवाया था ये कॉन्सेप्ट, रिवाइज आज हो रहा है। इसको क्या कर दें बोले? काट दें, और काट के हमारे साल जितना रिसीव हुआ उस पे टैक्स दें। हमारे साथ एग्जाम्प्ट है। सर ये तो लिखा हुआ है प्रीवियसली एग्जाम्प्ट है। और भाई हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 23 है। फाइनेंस एक्ट कहता है इंटरेस्ट इनकम जो कि पहले माफ थी 24 से टैक्सेबल है। तो इसका मतलब ये है कि 23 में टैक्सेबल नहीं है। हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में अगले साल का रेट यूज करना है, करंट टैक्स में नहीं। हमारे साल का रेट तो माफ है। तो ये अच्छा सवाल होता कब? जब मजा आता सवाल में लिखा होता however it is taxable at 12% in this year, however from next year it is taxable at इतने %। इस तरह का सवाल होता तो ज्यादा मजा आता। हाउ टू टैकल प्रिपेयर। अब कैश अकाउंटिंग यूज हो रही है। रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश। मैं रिकॉर्ड कैश किया करूंगा लेकिन पेपर में फिर मैं काट दिया करूंगा ताकि मेरी बेस ना हिले। और एंड पे आके जब मैं सारी इनकम्स पर लगाऊंगा टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, तो इस इनकम के ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा ऑन 40। ये पेपर में प्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ आपके समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको आदत रहे कि जो मिल गया उस पर इस साल टैक्स लगाएं। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस। जो मिल गया उस पर इस साल टैक्स लगाएं, तो उस पर इस साल टैक्स लगा दें। कितने एतबार से? 0% के एतबार से। वैसे तो एग्जाम्प्ट इनकम को नीचे लाके हम 0% रेट नहीं लगाते होते, लेकिन आपको पता है कभी पेपर में 2% भी आ सकता है, इस पे रेट 12% भी आ सकता है। तो इसलिए अपना फॉर्मेट तो मजबूत रखें ना, ताकि कल कल को कोई एडजस्टमेंट किसी भी किस्म के आ जाए इसको हैंडल कर सकें। ये बात समझ आ गई तो हाथ खड़ा कर दें। हाउ टू, समझ आ गई? हाउ टू टैकल प्रिपेयर इफ दे आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग, रिवर्स एंड रिकॉर्ड, बट द कैश इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ, तो उसको नीचे लाके अलग से 0% रेट लगा। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग, इन क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल, कैरिंग अमाउंट एक्सेलेंट 15। हाउएवर टैक्स बेस विल बी 0, डिफरेंस 15, रेट it is taxable in अगला साल at the rate of 30% ही लगा दें, जनरल रेट लगा दें मेरे तो ख्याल से। क्यों? इट इज टैक्सेबल। क्या कह रहे हैं सवाल कि डिविडेंड्स, बोले 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 इंटरेस्ट वाज प्रीवियसली एग्जाम बट नाउ इट इज टैक्सेबल फ्रॉम अगला साल ऑन एट विच रेट? टैक्सेबल एट 12%। टैक्सेबल एट कितने %? नहीं बताया। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज एक्सेप्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट पे भी रेट 30 है। तो हुकूमत का बस कानून आ गया कि अगले साल से इस पर टैक्स लगा करेगा। और टैक्स कितना लगेगा? 30%। तो इधर आए और इधर आके 30%। अब रजिस्टर पे हेडिंग दें एडजस्टमेंट नंबर 4 और ये बतबला नोट कर लें। अच्छा, खुशी की बात ये होती है कि ऐसी एडजस्टमेंट आधी पचाधी सारे ही सही कराते हैं ताकि कुछ थोड़े थोड़े नंबर तो मिल जाए ना। ये मेरे वाला है सारा। ये क्या चक्कर क्या हुआ था? क्या? बस मेरे वाले में थ्योरी के डाल देने थे, डाल दिए थ्योरी के सारे।
बुक देना। अच्छा, तसल्ली से एडजस्टमेंट पढ़ लें एक दफा। अच्छा, अब थोड़ा सा आज पहली दफा एक पंगा हम छेड़ने लगे हैं और इसकी रिवीजन करनी है आने वाले दिनों में। रिकॉन्सिलिएशन में किस पर क्या रेट लगाएंगे? किस फिगर पर? आसान सी बात है, जल्दी से बता दें। हाथ खड़ा करके बताएं ना, हाथ खड़ा करके बताएं। जहां जहां करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में रेट चेंज है वो कर दें। वेल डन। चलें बताएं फिर। जहां जहां करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में रेट चेंज है वो रिकॉन में ले जाएं। बताएं जी, कितना लेके जाएंगे रिकॉन्सिलेशन में? अच्छा, असल में ना ये एक ही कोई फिगर होती थी इनकम की। अब असल में थोड़ी सी बात बढ़ गई हुई है। करंट में कोई और रेट लग रहे होते हैं, डेफर में कोई और रेट लग रहे होते हैं। मुझे आज जरा एक छोटी सी बात बता दें कि जनरल रेट क्या है टैक्स का? 30%। प्रॉफिट में तो आपको पता है ना 60 पड़ा हुआ है। जब आप प्रॉफिट के ऊपर लगाएंगे 466 के ऊपर, थोड़ा सा लॉजिक सोचिएगा। 466 पे जब 30% लगाएंगे वही से रिकॉन्सिलिएशन शुरू होती है ना। किसी को पता है रिकॉन्सिलिएशन कहां से शुरू होती है? 466 इंटू 30% से शुरू होती है। ये बात कितने लोगों को पता है जरा? 466 यानी कि 60 पे 30% लग गया। 60 पे कितना लग गया? 30% लग गया। लेकिन हकीकत यह है कि 45 पे नहीं लगना और 15 पे 30 ही लगना है। आज के बाद थोड़ा सा मैं आपको सोचवाया करूंगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड में बस मसला आता है। ये छोटा सा कोई एक आधे नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ करेगा सवाल में जो रिकॉन में सोचना पड़ेगा। बताएं पीबीटी में कितना पड़े, किसी को पता है? 60। 60 पे कितना लग गया? 30%। हमारे कैलकुलेटर ने लगा दिया 30। हुकूमत क्या चाह रही है? 45 पे ना लगे और 15 पे लगे। तो मेरे ख्याल से अगर 60 पे में से 60 पूरे पे लग गया, उसमें पड़े हुए 15 पे भी 30 लगा दिए मेरे कैलकुलेटर ने। मुझे तो ये लग रहा है कि 45 इंटू 30% करेंगे तो रिकॉन मैच करेगी। कुछ समझ आए? लॉजिक पे जरा सोचें। इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें क्या पड़ा हुआ है? 60। जब कैलकुलेटर पे मैं 466 ज़रब 30% करूंगा तो ये अन्य व ब्लाइंडली कैलकुलेटर सारे 60 पे लगा देगा 30%। इससे लग रहा होगा कि हुकूमत को मैंने 60 पे 30 देने। हुकूमत क्या कह रही है? आप इस तरह का एरो हम खींचने की कोशिश किया करेंगे। 60 में से 45 पे हुकूमत कह रही है मुझे टैक्स ना दो, और 60 में से 15 पे 30 पे ही दे दो।
तो 15 पे तो मैंने 30 लगा और 45 पे भी मैंने 60 पे पड़े होने की वजह से लगा दिया। तो रीकॉन में जरा बताएं क्या, इसकी रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिन। रीकॉन में एक चीज एंड पे लेस होगी, 45 इंटू 30%, कितना 13 चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एडजस्टमेंट खत्म हुई। इसके अलावा इसके पूरे सवाल पे कोई असरात नहीं है, ये एडजस्टमेंट होल्ड पे रख लेते हैं। अब इसको बेस बना के आपने मुझे रिवीजन करानी है। इंटरेस्ट और डिविडेंड में ये मसला हुआ करेगा पूरे सवाल में, 1-1.5 नंबर का ये मसला है। इसको रीकॉन 1-1.5 नंबर तो ज्यादा मादरत, आधा नंबर रीकॉन में इसका होता है, आधे नंबर का ये मसला है कि रीकॉन में क्या जाना है। क्योंकि ना बचपन से आपको आदत है कि एग्जेम्प्ट इनकम पे रेट लगा देते होते हैं, यहां से माइनस वाली फिगर पकड़ के ना, हालांकि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट सिर्फ 45 है, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को इस तरह और इस तरह जहन में रख लें, तो बाकी इसकी रिवीजन भी करेंगे हम। अच्छा, छोटा सा तो चले, मुझे तंग करने दें। अगर 45 पे 2% टैक्स होता, हुकूमत कहती यार माफ तो नहीं है, 2% टैक्स दे ही दिया करो। 45 पे 2% टैक्स होता तो मैंने 60 पे 30 लगा दिया। यार 60 तो पड़ा हुआ ना इसमें 466 में, 60 पे मैंने कितना लगा दिया 30, उसमें से 15 पे 30 ही लगने और 45 पे 2 लगने, मैंने कितना लगा दिया, तो यहां कितना आता, ये कितने लोगों को याद है बात, यहां पे 28% आ जाता। थोड़ा सा जरा एक सवाल बड़ा ब्यूटीफुल सा है, तो रीकॉन के एतबार से आपने इस एडजस्टमेंट को जरूर रिवाइज करने आखिरी दिनों में। जब भी ये इस तरह की 2-3 एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं किताब में, वो वहां मैं दिखा दूंगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड में ये मसला आया करेगा। बाकी ये स्क्रैप पड़ा हुआ सवाल में, मैं पढ़ देता हूं और आप लोगों ने बस हाँ करते रहना है। सैलरी एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस है 32 और 16, लेकिन ये 2 साल पुराना है, नहीं सॉरी पिछले साल का है। टैक्स वालों ने डिसअलाउ कर दिया क्योंकि हमने इस पे टैक्स नहीं काटा। आप तो बल्कि टैक्स पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, किसी खर्चे पे टैक्स ना काटें तो टैक्स वाले उसको डिसअलाउ कर देते हैं, और हमने सोच लिया अब हम अपील नहीं कर रहे। जल्दी से बता दें क्या फिगर कहां कहां लेके जानी है, जल्दी से बता दें क्या फिगर कहां कहां लेके जानी है। ये हमारे साल का करंट टैक्स है या पिछले साल का करंट टैक्स है, पिछले साल का। तो मुझे बता दें हुआ क्या, अब 32 और 16 उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। पास पेपर क्वेश्चन 6 कुछ और था। पास पेपर क्वेश्चन 6 के अंदर अगर आप घर जाके देखेंगे, उसमें एक चीज पे हम अपील कर रहे थे आगे और एक पे अपील, इसमें हमने दोनों पे सोचा अपील नहीं करें। तो मुझे तो लगता है हम ठंडे होकर बैठ गए, हम मान गए ये नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड चीजें प्रॉफिट में क्या होती हैं, ऐड होने की वजह से टैक्स। तो मेरे ख्याल से 32 जमा 16 इंटू 30% 2 जगह जाएगा नोट में। एक नोट में सीटी डीटी वाली जगह दरमियान में आ जाएगा और एक रीकॉन में भी आ जाएगा, दोनों जगह जाया करेगा। पता है सीटी प्रायर 2 जगह आता है, तो ये सीटी प्रायर 2 जगह आ जाएगा। कितने को ये समझ आ गया था पढ़ते ही? फर्क सवाल तो पता नहीं क्यों बनाया था कि आपने। स्टोर्स एंड स्पेयर्स ईयर एंड के ऊपर 180 है और एक लॉस माइनस किया हुआ है हमने 19 का। इन्वेंट्री समझ लें, इन्वेंट्री स्टोर्स एंड स्पेयर्स, कैरिंग अमाउंट बताएं। एक्सेलेंट, 180। टैक्स बेस समझ आया, कोई नहीं आया? कौन एनआरवी लॉस को नहीं मान रहा? लेकिन स्टोरेज एंड स्पेयर एज एट इतने 180 आफ्टर लॉस ऑफ 19, हम अकाउंटिंग वालों ने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करके चीज को गिरा दिया हुआ था। टैक्स वाले कहते हैं एनआरवी लॉस रिकॉर्ड, ये टेम्परेरी डिफरेंस होता है एनआरवी लॉस, मैंने टेस्ट की डिस्कशन में बात की थी। तो कोई नहीं, बस ठीक है। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करेंगे? हाँ, ये लॉस टैक्स वाले नहीं माने तो ऐड बैक कर दें, लेकिन ये परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, ये टेम्परेरी होगा। किसी दिन क्लास में फिर बात कर लेंगे एनआरवी लॉस क्यों टेम्परेरी होता है। टेस्ट में बात की थी वैसे, याद आ रहा है किसी को? टेस्ट डिस्कशन नहीं ली हुई, चलें छोड़े, समझ आ गया ना। अकाउंटिंग वालों ने क्या माइनस कर दिया? एनआरवी लॉस। तो अकाउंटिंग वालों की बीवी गिर गई, टैक्स वाले कह रहे हैं मैंने एनआरवी लॉस माइनस, तो टैक्स वालों की बीवी वहीं खड़ी रहेगी, वो गिवन नहीं थी, हमने रिवर्स वर्किंग करके निकाल ली। और अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 19 खर्चे में डालो लॉस, टैक्स वाले कह रहे हैं ना डालो, तो करंट टैक्स में 19 ऐड बैक हो जाएगा। डिविडेंड इनकम 28 मिलियन है फॉर द ईयर। डिविडेंड टैक्सेबल एट रिड्यूस रेट ऑफ 10%। हाउ टू टैकल?
चपेट मारनी है प्रिपेयर टी अकाउंट, ना रिसीवेबल है ना अनअर्न्ड है, टी अकाउंट क्यों बनाना है? सादा सादा सी एडजस्टमेंट है, फारक कराएं बारो बार। डिविडेंड फॉर द ईयर इज 28, इस पे रेट है 10%, क्या करें? जल्दी जल्दी बताएं बस, क्या करें? जो आप लोग टैक्स की क्लास में किया करते थे, 28 यहां से निकालें और 28 पे इसी साल लगा दें और रिकॉन में 20% ले जाइएगा, बस। ये इसमें क्या है? तो सादा सी एडजस्टमेंट थी, याद आ गई? ड्यूरिंग द ईयर वी पेड फाइन्स व्हिच आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, ये रिकॉन में भी जाएगा और करंट टैक्स में ऐड भी हो जाएगा, इसमें क्या है? मर्जी है यार, आपके टाइम मिला तो ये सवाल 15 मिनट में कर लीजिएगा, तो फारक सवाल है बिल्कुल, नहीं तो फिर वीकेंड पे करें, ईद वाले दिन करें, वो आपकी मर्जी है। रिवीजन ही है एक, ड्यूरिंग द ईयर आ जाके रिकॉन से फायदा हो जाता है, अगर आप रिवीजन हो जाती है। ड्यूरिंग द ईयर एचएल एक्सपेंस्ड आउट पेमेंट ऑफ 70 रिलेटिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग, तो कैरिंग अमाउंट बताएं जल्दी से, 0, क्योंकि हमने कहां डाल दी अकाउंटिंग वालों ने? एक्सपेंस में। हाउएवर टैक्स वाले कहते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर लो, हमारे साल और अगले 4 साल। भालू एडजस्टमेंट, वही जो पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों में थी, ऐसे नहीं होगा, फिर 9 नहीं खाली चलेगा, 9 और 10 दोनों में थी। फिर पता नहीं ऐसे बोंगे ने कुछ सवाल नहीं बन रहा था, उसने बना दिया। समझाता है बंदा, कोई सही सवाल बनाया करे। सवाल ये बनाया था ना इसने, ये क्वेश्चन नंबर 18 जब ची पा निकली थी लोगों की, जो हमने क्लास में किया था, बिल्कुल ही। अच्छा जी, तो 56 क्या? टैक्स बेस, कॉस्ट नहीं डिवाइडेड, हाँ 70 माइनस 14 जी। जिस चीज को हम खर्चे में डाल दें और टैक्स वाला ऐसा ऐसा खर्चे में डालें, उसे क्या करते हैं? एसेट बना के अमोर्टाइज करते हैं। पिछले साल टैक्स लॉस थे 284 ड्यूरिंग 22। आज तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली लिखूंगा और आपको भी लिखने को अभी थोड़ी देर बाद कहूंगा। पिछले साल टैक्स लॉस थे, टैक्सेबल प्रॉफिट आया था या टैक्सेबल लॉस आया था? पिछले साल लॉस आया था 280। अच्छा, सारे पे डेफर्ड टैक्स असर बनाते होते हैं। अगेंस्ट विच वी एक्सपेक्टेड पिछला साल डेट ओनली वी विल बी एबल टू यूज 1। कितनी सवारियां थी पिछले साल? हमारे ख्याल में अगले सारे सालों में कितनी बसें आएंगी? 1। और अल्लाह का शुक्र है पिछले साल 180 पे ही इसने बनाया हुआ है, वो 180 अल्लाह का शुक्र है, हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, पिछले साल इस पे बनाया हुआ है। तो आपको याद है कि पिछले साल का एज ऑन लॉस कितना है? असूली तौर पे 284 ही लेके जाना होता है, लेकिन अगर सवाल कह दे कि सारे नहीं आने की उम्मीद, तो फिर क्या करना होता है? आखिरी सवाल आपका, मैं आपसे पूछने लगा हूं, अगर इस साल प्रॉफिट अच्छे खासे आ गए, कोई 2-3-4-500 प्रॉफिट आ गए, अगर इस साल प्रॉफिट अच्छे खासे आ गए 4-500, तो कितना माइनस करेंगे? 180 या 284? पता है आपको सब कुछ। और रिकॉन में भी जाता होता है अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, वो फिर ज्यादा हो जाएगी, पास पेपर का एक और सवाल रिवाइज कराना पड़ेगा, वो मैं नहीं छोड़, इसको छोड़ेंगे। जब आप रिवीजन करके जाएंगे तो ये सवाल बड़ा इजी महसूस होगा। डन जी। तो ये भी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 में 20 लिख लोगे, 20 में 20 जैसी चीज आई थी तो 20 में भी 20 जैसी चीज आएगी। ये तो पता नहीं केड़े पिंडू आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जाएं IFRS 8 के एमसीक्यूज करने हैं, माडिया, इनको जाने दो एक दफा।